सभी विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैं आर गोपाल सिंह सुगम हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। साथियों, आज हम संधि को लेकर के एक प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। संधियां प्राय प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाने वाला टॉपिक है। हिंदी विषय से संबंधित प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस प्रश्नोत्तरी को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। आपको वो विकल्प चुनना है जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। पहला विकल्प है पत्रांक, दूसरा अधिकांश, तीसरा गीतांजलि और चौथा अल्पेक्षा। तो साथियों, इसमें सही आंसर होगा अल्पेक्षा। थोड़ा सा मैं आपको बताता हुआ चलूं। संसाधनों का अभाव है साथियों, नहीं तो प्रत्येक शब्द को हम खोल करके देख लेते। फिर भी दीर्घ स्वर संधि के जो भी उदाहरण होंगे उनमें संधि युक्त पदों में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, इन चार स्वरों का होना अत्यंत आवश्यक है। दीर्घ स्वर संधि में संधि करने पर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री बनता है। और बनते कैसे हैं ये भी हम जानते हैं। आया आ के बाद में आया आ जाए तो दीर्घ आ हो जाता है। ई या ई के बाद ई या ई आ जाए तो दीर्घ ई होता है। उ या उ के बाद उ या उ आ जाए तो दीर्घ उ हो जाता है। और री या री के बाद में री या री के आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाता है। ये तो नियम वाली बात हो गई। अब इन शब्दों को देखते हैं। पत्रांक शब्द, इसका संधि विच्छेद होता है पत्र प्लस अंक, दीर्घ संधि है। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। अधिकांश, इसका संधि विच्छेद होता है अधिक प्लस अंश, अधिक प्लस अंश हो जाएगा। गीतांजलि का होता है गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि हो जाता है। और अल्पेक्षा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है अल्प प्लस इच्छा, अल्प प्लस इच्छा। आ के बाद में ई के आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो गया है, ए। इसका मतलब ये गुण संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो सही आंसर चौथा विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प नहीं है। यानी 3 विकल्प सही हैं और चौथा विकल्प सही नहीं है। स्व प्लस ईरिणी स्वैरिणी बनता है, बिल्कुल सही है। अपवाद के अंतर्गत हम पढ़ते हैं भाई, आ के बाद में जब ई आता है तो गुण संधि के अनुसार ए होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है इसमें, इस शब्द में हो रहा है आई। तो ये अपवाद का उदाहरण है। इस तरह के अन्य भी कई शब्द हैं जो आपने पढ़े हैं। स्व प्लस ईर से स्वैर बनता है, अक्ष प्लस ऊहिणी से अक्षौहिणी बन जाता है। तो ये पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प सु प्लस अल्प से स्वल्प बनता है, ये भी सही है। यण संधि का उदाहरण है, ऊ का वा हो जाता है यण संधि में। सु प्लस अल्प, सु की अंतिम ध्वनि ऊ हो गई और ऊ के बाद में आ गया आ। जब ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, वा होता है और शब्द बन गया है स्वल्प। ये भी सही है। अगला विकल्प है सु प्लस आगत से स्वागत, ये भी सही है। तो स्वैरिणी सही है, स्वल्प सही है, स्वागत सही है। सु प्लस अर्थ से स्वार्थ, ये विकल्प गलत है, क्योंकि साथियों स्वार्थ का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस अर्थ। ऐसे अन्य भी कई शब्द हैं। स्व प्लस अभिमान से स्वाभिमान बनता है, स्व प्लस अवलंबन से स्वावलंबन बनता है। ऐसे ही स्व प्लस अर्थ से बन गया है स्वार्थ।
सु प्लस अर्थ की जब हम संधि करेंगे तो स्वार्थ नहीं बनेगा। सु प्लस अर्थ की संधि करने पर शब्द बनता है स्वर्थ, जो कि गलत है। इसलिए सही विकल्प नहीं है का सही आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद सु प्लस अर्थ नहीं होता, स्व प्लस अर्थ होता है। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है, आपको असंगत बताना है। परि प्लस आवरण से पर्यावरण बनता है, सही है। अंत्य प्लस अक्षरी से अंत्याक्षरी। गुरु प्लस ऋणम से गुरुविरणम बनता है। नि प्लस आस से न्यास बनता है। तो देखिए साथियों, दूसरा विकल्प असंगत है। अंत्य प्लस अक्षरी से अंत्याक्षरी बनेगा, ना कि अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी, या में बड़े आ की मात्रा आएगी और शब्द बन जाएगा अंत्याक्षरी। इस तरह से परि प्लस आवरण यण संधि का उदाहरण है। अंत्याक्षरी दीर्घ संधि का उदाहरण है। गुरु प्लस ऋणम गुरुविरणम बना है, यहाँ ऊ का वाह हो गया, ये भी यण संधि का उदाहरण है। और नि प्लस आस से न्यास ई का या हुआ है, ये भी यण संधि का उदाहरण है। तो तीसरे प्रश्न में असंगत जो है दूसरा विकल्प है। अब अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है, निम्न में संयोग का उदाहरण है। आपको संयोग का उदाहरण बताना है। हम संधि और संयोग का अंतर जानते हैं मित्रों। संधि में दो ध्वनियाँ परस्पर निकट आती हैं तो उनमें ध्वनि विकार होता है, लेकिन संयोग में दो ध्वनियों के परस्पर निकट आने पर ध्वनि विकार नहीं होता। वो ध्वनियाँ जैसी होती हैं वैसी की वैसी ही लिखी जाती हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, देव्युपासना, देव्युपासना का संधि विच्छेद होता है देवी प्लस उपासना। ये शब्द देवी प्लस उपासना से बना हुआ है, देवी प्लस उपासना। देवी की अंतिम ध्वनि है ई और यण संधि में ई का हो जाता है या, तो वा में या मिलने से शब्द बन गया देव्युपासना। नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद होता है नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, ये गुण संधि का हो गया। नर की अंतिम ध्वनि आ है, इंद्र की प्रारंभिक ध्वनि ई है, संधि करने पर दोनों के स्थान पर ए हो गया। अच्छा, प्रेरित शब्द देखिए, प्रेरित शब्द इस तरह से बन गया है तुम्हारा प्र प्लस ईरित। प्र प्लस ईरित, प्र उपसर्ग है, प्र की अंतिम ध्वनि आ है और ईरित की प्रारंभिक ध्वनि ई है। आ के बाद में ई आ गया, दोनों के स्थान पर ए हो गया, तो प्रेरित हो गया। तो तीनों विकल्पों में ध्वनि विकार हुआ, देव्युपासना में, नरेंद्र में और प्रेरित में। लेकिन जो कर्मयोग शब्द है ये दो शब्दों के योग से बन गया, कर्म प्लस योग। यहाँ किसी प्रकार का ध्वनि विकार नहीं हुआ। जैसे दोनों शब्द हैं, कर्म की अंतिम ध्वनि आ है और योग की प्रारंभिक ध्वनि या है, किसी भी प्रकार का कोई ध्वनि विकार ही नहीं हुआ। कर्म प्लस योग से कर्मयोग बन जाता है, तो सही विकल्प हो गया चौथा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस संधि में दोनों ध्वनियों में विकार नहीं होता? वृद्धि, दीर्घ, यण और गुण। तो देखिए साथियों, वृद्धि में जैसे मान के चलिए आ के बाद में ए आ गया, तो संधि करने पर दोनों में ही विकार होगा और दोनों के स्थान पर आई होगा। इसका मतलब यहाँ तो दोनों ध्वनियों में विकार है वृद्धि में। अब दीर्घ की बात देख लीजिए। दीर्घ में भी देखिए साथियों, आ के बाद में जब आ गया तो दोनों ही ध्वनियों में विकार हो गया और दोनों के स्थान पर क्या होता है, दीर्घ आ। तो दीर्घ संधि में भी दोनों ध्वनियों में विकार हो गया। यण संधि में देखिए साथियों, यण संधि में ई के बाद में जब असमान स्वर आ गया कोई, ई के बाद में जब कोई असमान स्वर आता है तो संधि करने पर ई के स्थान पर या होता है, असमान स्वर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब यण संधि में दोनों ध्वनियों में विकार नहीं होता, केवल प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ही विकार होता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प,
यण संधि। जबकि गुण संधि में भी दोनों ध्वनियों में विकार होता है। जैसे आ के बाद में जब ई आ जाता है तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर क्या होता है, ए। तो ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाया गया है। किस संधि में दोनों ध्वनियों में विकार नहीं होता, तो यण संधि ही ऐसी संधि है इन विकल्पों में जहाँ दोनों ध्वनियों में विकार नहीं होता, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ही विकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में संगत बताना है आपको साथियों। रत्न प्लस अवली से रत्नावली बनता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अवली में ला में बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ भी ला में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी, इसलिए ये असंगत है। गीत प्लस अंजलि से गीतांजलि शब्द बनता है, लेकिन अंजलि शब्द इस तरह से नहीं लिखा जाता। गीतांजलि शब्द की वर्तनी तो सही है, लेकिन इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। अंजलि शब्द इस तरह से लिखा होना चाहिए था, तब ये सही माना जाता। चलिए, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। अब तीसरा देखते हैं, साधु प्लस आनंद से क्या बनता है। ये साध्वानंद, बिल्कुल सही है। साधु प्लस आनंद से साध्वानंद बनेगा, लेकिन ये जो विकल्प है ये गलत हो गया। फिर अभय प्लस अरण्य से अभयारण्य नहीं बनता, अभय प्लस अरण्य से बनता है अभयारण्य। इस तरह से लिखा जाता है ये शब्द, इसलिए यहाँ पर संगत कथन कौन सा हो गया है, साध्वानंद, साधु प्लस आनंद। अब अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है, निम्न में यण संधि का उदाहरण आपको बताना है। शिक्षा प्लस अर्थी से शिक्षार्थी, ये दीर्घ संधि का हो गया। अन्नागार अन्न प्लस आगार, ये भी दीर्घ संधि का हो गया। लक्ष्मीश लक्ष्मी प्लस ईश, ये भी दीर्घ संधि का हो गया। और अभ्युदय जो शब्द है ये यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है अभि प्लस उदय। अभि प्लस उदय से बनता है अभ्युदय। और हम जानते हैं ई का या हो जाता है कौन सी संधि में, यण संधि में। तो अभि प्लस उदय से अभ्युदय हो गया, तो सही विकल्प हो गया इसमें चौथा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में संगत नहीं है बताना है आपको। एक प्लस एक से एक एक बनता है, ये तो संगत है। वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया, कौन सी संधि का, वृद्धि का। सखा प्लस इव से सखेब बनता है, बिल्कुल सही है, ये आपका गुण संधि का उदाहरण हो गया। दूध प्लस ओदन से दूधोदन बनता है, बिल्कुल सही है, अपवाद के अंतर्गत आता है। हम पढ़ते हैं वृद्धि के अपवाद के अंतर्गत। भाई वृद्धि का नियम ये कहता है आ के बाद में जब ओ आ जाता है तो दोनों के स्थान पर औ होता है, लेकिन यहाँ पर औ नहीं हुआ, ठीक है, दूधोदन रहा। परिणाम गुण संधि का है, तो गुण का अपवाद हो गया एक तरह से। मही प्लस इंद्र से क्या बनता है, महेंद्र बनता है। मही प्लस इंद्र से क्या बनता है, महेंद्र। मही प्लस इंद्र से तो साथियों महेंद्र बनता है दीर्घ संधि में। महेंद्र की संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो महा प्लस इंद्र होता है, इसका होता है महा प्लस इंद्र। इसका मतलब ये हो गया यहाँ कि इसमें संगत कौन सा विकल्प नहीं है, महेंद्र वाला। ये सब सही है। एक प्लस एक बराबर एक एक होता है। सखा प्लस इव से सखेब बनता है। दूध प्लस ओदन से दूधोदन बनता है, लेकिन मही प्लस इंद्र से महेंद्र न होकर महेंद्र बनता है। इसका मतलब ये संगत नहीं है। अगले प्रश्न पर चलिए। अब अगला प्रश्न है, निम्न में संगत है, आपको संगत बताना है। तो मनु प्लस अंतर से मनवंतर बनेगा साथियों, मनवांतर नहीं बनेगा, इसलिए ये तो असंगत हो गया। मनु प्लस अंतर से बनने वाला शब्द होता है मनवंतर, ना कि मनवांतर। दूसरा विकल्प देख लो, अनु प्लस ईक्षण से अन्वेक्षण बनता है। अनु प्लस ईक्षण से क्या बनेगा, अन्वेक्षण नहीं साहब, अनु प्लस एक क्षण से बनता है अन्वेक्षण। तो अनु प्लस एक क्षण से बनेगा अन्वेक्षण शब्द। अन्वेक्षण शब्द तो सही लिखा हुआ है,
लेकिन संधि विच्छेद गलत है। अनु प्लस एक क्षण से बनता है अन्वेक्षण शब्द। ठीक है, पर्यवेक्षण शब्द है। परि प्लस वेक्षण से नहीं बनता, परि प्लस अवेक्षण से बनता है। परि प्लस अवेक्षण से बनता है पर्यवेक्षण शब्द। मधु प्लस आसव से मध्वासव, ये विकल्प बिल्कुल सही है, तो संगत कथन हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न देखो। निम्न में वृद्धि का उदाहरण है, तो देखिए साथियों वृद्धि का उदाहरण कौन सा होगा। वीरोचित, गत्यवरोध, भुवनेश और विचारकता। तो वीरोचित का संधि विच्छेद होता है वीर प्लस उचित, ये तो हो गया गुण संधि के अनुसार। आ के बाद में उ आ रहा है, दोनों के स्थान पर हो गया ओ, और शब्द बन गया वीरोचित। दूसरा विकल्प है गत्यवरोध, इसका संधि विच्छेद होता है गति प्लस अवरोध। गति प्लस अवरोध। गति की अंतिम ध्वनि छोटी ई और अवरोध की प्रारंभिक ध्वनि आ, ई के स्थान पर यण संधि में हो जाता है या, और शब्द बनता है गत्यवरोध। इसका मतलब दूसरा विकल्प यण संधि का उदाहरण हो गया। तीसरा भुवनेश, भुवनेश का संधि विच्छेद होता है भुवन प्लस ईश। भुवन की अंतिम ध्वनि है छोटा आ और ईश की प्रारंभिक ध्वनि है दीर्घ ई, और संधि करने पर दोनों के स्थान पर हो जाता है ए, ऐसा होता है गुण संधि में। इसका मतलब भुवनेश गुण संधि का उदाहरण है। चौथा विकल्प विचार एकता, तो देखिए साथियों ये शब्द बना है विचार प्लस एकता से। विचार प्लस एकता से बन गया ये। विचार की अंतिम ध्वनि है आ और एकता की प्रारंभिक ध्वनि ए, आ के बाद में ए आता है, तो वृद्धि संधि के अनुसार क्या होता है आई, तो यह आई ही हो गया है, रा में आई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा विकल्प विचार एकता। अब अगले प्रश्न पर चलिए। निम्न में संगत नहीं है, आपको संगत नहीं है देखना है। पितृ प्लस आज्ञा से पित्राज्ञा बनता है, बिल्कुल सही है। पितृ की अंतिम ध्वनि क्या है, पितृ की अंतिम ध्वनि है री। पितृ की अंतिम ध्वनि क्या है, री है, और आज्ञा की प्रारंभिक ध्वनि है दीर्घ आ। री के बाद में जब असमान स्वर आता है कोई, तो री के स्थान पर क्या होता है, रा होता है, और शब्द बन गया पित्राज्ञा, बिल्कुल सही है। दूसरा है पितृ प्लस अनुमति से पित्रानुमति। तीसरा पितृ प्लस उपचार से पितृपचार। चौथा पितृ प्लस इच्छा से पितृइच्छा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसमें पितृ प्लस आज्ञा से पित्राज्ञा सही है, पितृ प्लस उपचार से पितृपचार सही है, पितृ प्लस इच्छा से पितृइच्छा भी सही है, लेकिन दूसरा जो विकल्प है वो गलत है। पितृ प्लस अनुमति से पित्रानुमति नहीं होता शब्द। पितृ प्लस अनुमति से क्या होता है साथियों, पितृ प्लस अनुमति से बनने वाला शब्द पित्रानुमति होता है, पित्रानुमति। इस तरह से लिखेंगे इसे हम, पित्रानुमति। पितृ प्लस अनुमति से क्या बनेगा, पित्रानुमति। तो सही आंसर दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में संगत बताइए। भानु प्लस उदय भानुदय, भानु प्लस उदय भानुदय, भानु प्लस उदय से भानुदय, और भानु प्लस उदय से भानुदय। तो हम जानते हैं मित्रों शुद्ध वर्तनी भानु शब्द इससे लिखा जाता है। भानु नाम में छोटे ऊ की मात्रा होती है, और उदय भी ऐसे लिखा जाता है। और भानु की अंतिम ध्वनि छोटा ऊ हो गया, और उदय की प्रारंभिक ध्वनि भी छोटा ऊ है। संधि करेंगे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प आप देख लीजिए, भानु प्लस उदय। भानु में नाम में भी छोटे ऊ की मात्रा है, और उदय भी छोटा ऊ ही है, तो और संधि करने पर दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ होना है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए उदय गलत लिख दिया, यहाँ देखिए भानु प्लस उदय, तो सही है दोनों शब्द, लेकिन संधि में नाम में बड़े ऊ की मात्रा नहीं की। यहाँ भानु गलत लिख दिया, यहाँ दोनों सही है, भानु भी सही है, उदय भी सही है, और भानुदय भी सही है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
निम्न में सही विकल्प नहीं है। प्र प्लस उज्ज्वल से प्रोज्वल, प्र प्लस उन्नति से प्रोन्नति, प्रति प्लस अभिज्ञान से प्रतिविज्ञान और विश्व प्लस मित्र से विश्वामित्र। तो देखिए मित्रों, विश्व प्लस मित्र से विश्वामित्र बनता है, बिल्कुल सही है। यहाँ आ का आगम होता है मध्य में, अपवादों के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, कई बार हिंदी की संधियों के अंतर्गत इस शब्द को पढ़ लेते हैं। विश्व प्लस मित्र से बनता है विश्वामित्र। ऐसे ही मूसल प्लस धार से मूसलाधार बनता है, सत्य प्लस नाश से सत्यानाश बन जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब इसमें हमें गलत विकल्प देखना है, तो ये विकल्प तो सही हो गया। प्र प्लस उज्ज्वल से प्रोज्वल, ये भी सही हो गया गुण संधि में। प्र प्लस उन्नति से प्रोन्नति, ये भी सही हो गया गुण संधि में। लेकिन प्रति प्लस अभिज्ञान से प्रतिविज्ञान शब्द जो है ये गलत है। प्रति प्लस अभिज्ञान से बनने वाला शब्द इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, एक बार देखते हैं उसे हम। देखिए, देखिए साथियों, ये शब्द है प्रति प्लस अभिज्ञान। अब प्रति की अंतिम ध्वनि हो गई है छोटी ई और अभिज्ञान की प्रारंभिक ध्वनि है आ। ई के बाद में जब असमान स्वर आता है तो यण संधि के अनुसार ई का होता है या। जब हमने ई का या कर दिया तो सीधी सी बात है, ये जो ता है ये किस में मिल गया, या में। ता में जो ई स्वरवर्ण मिला हुआ था, इस ई स्वरवर्ण के स्थान पर हमने क्या किया था, यहाँ पर या। तो सीधी सी बात है, ता तो किस में मिलेगा, या में। ठीक है। अब या के आगे दिया हुआ ये रहा छोटा आ, ये रहा छोटा आ। तो जब या में हम छोटे आ को मिलाएंगे तो सीधी सी बात है या का हलंत हट जाएगा और ये बन गई स्थिति प्रत्यय। जब आप मिलाकर के लिखेंगे तो शब्द कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, प्रत्यय विज्ञान, ऐसे। तब जाकर के इस शब्द की वर्तनी सही होगी, प्रत्यय विज्ञान। ठीक है, ये सही है। तो इसमें सही विकल्प नहीं होगा तीसरे वाला। अब अगला देखिए आप, निम्न में सही विकल्प नहीं है, फिर भी आपको अशुद्ध विकल्प देखना है। अनु प्लस संगी से अनुषंगी, सही है ये तो। व्यंजन संधि हम पढ़ लेते हैं, दंत शाखा मूर्धन्य शा। रत्न प्लस आकर से रत्नाकर, ये भी सही है। शयन प्लस आगार से शयनागार बनता है, ये भी सही शब्द है। दिक प्लस नाग से दिग्नाग बनता है, लेकिन यहाँ दिक जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ का पर हलंत आएगा। और व्यंजन संधि का नियम लागू होता है कि जब वर्ग के पहले अक्षर के बाद में, ठीक है, वर्ग के पहले अक्षर के बाद में कोई पंचम वर्ण आता है तो वर्ग का पहला अक्षर भी पंचम वर्ण में ही परिवर्तित हो जाता है, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो कवर्ग का पंचम वर्ण होता है येरा, जिसको आप अड़ा बोलते हैं, कोई गा करके उच्चारण करता है। तो सही शब्द है दिग्नाग। दिक प्लस नाग बराबर दिग्नाग, का पर हलंत आएगा, इसकी वजह से यह विकल्प गलत हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। अगला देखते हैं, निम्न में सही विकल्प है। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। मंजू प्लस ऊषा से मंजूषा, ऊर्ध्व प्लस अधर से ऊर्ध्वाधर, नदी प्लस आमुख से नद्यामुख, उक्त सभी। तो बताइए साथियों, सही आंसर क्या होगा। तो इसमें पहला विकल्प भी सही है, मंजू प्लस ऊषा से मंजूषा बनता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऊर्ध्व प्लस अधर से ऊर्ध्वाधर बनता है, ये भी दीर्घ संधि का सही उदाहरण है। और नदी प्लस आमुख से नद्यामुख बनता है, ये यण संधि का सही उदाहरण है। इसका मतलब सभी उदाहरण इसमें सही हैं। तो इस तरह से मित्रों आज हमने 15 प्रश्नों को लेकर के अभ्यास किया है और प्रत्येक प्रश्न में 4-4 शब्द हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो कम से कम हमने 50-60 शब्दों पर चर्चा की है। और इसी तरह से संधि का मैं दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊँगा।
तो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी, काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्नोत्तरी और प्रतियोगिता परीक्षाओं में जोड़े गए सभी विषयों से संबंधित प्रश्नोत्तरी हमारी क्रमशः इसी तरह से चलती रहेगी। आप देखना ना भूलें, ये केवल आपके अभ्यास के लिए किया जा रहा है। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी देखने के लिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।